नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लखीमपुर मामले में पुलिस के सामने पेश हुआ मंत्री का बेटा कांग्रेस हमलावर। लखीमपुर केस में संयुक्त किसान मोर्चा सख्त किए कई ऐलान। टीएमसी और कांग्रेस में ठनी अधीर बोले छुरा घोंप रही है ममता। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी पर फिर से बरसे नवाब मलिक, लगाए गंभीर आरोप। और आर्मी चीफ और इमरान के बीच गतिरोध, इमरान सरकार पर संकट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और सबके लफ्ज पर सिर्फ एक सवाल है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा, क्या उसे यूपी की पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी। 2 नोटिस उनके दरवाजे पर लगाए गए थे। उनको बोला गया था कि वो एसआईटी के सामने पेश होंगे और कल से ये भूमिका बनाई जा रही थी। और आखिर आज आशीष मिश्रा सुबह 10:40 पर एसआईटी के सामने पेश हुए। और सबसे मजे की बात यह है कि जो पेश वो हुए हैं वो बतौर विटनेस के तौर पर हुए हैं, क्योंकि सीआरपीसी की जो धारा है 160 उसके तहत उनको बतौर विटनेस के रूप में बुलाया गया था। अब लोग इस चीज पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, दफा 302 का केस दर्ज है, उसे आप बतौर विटनेस के रूप में कैसे बुला सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप सुबह से जो विजुअल्स टीवी चैनल्स पर चल रहे थे, तो जिस तरीके से आशीष मिश्रा को पुलिस लेकर आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस का कोई चीफ गेस्ट हो, यानी कि पुलिस प्रोटेक्शन में एस्कॉर्ट करके उसको लाया गया है। अब सुबह से ये पूछताछ चल रही है, 6 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि वो गिरफ्तार हो जाएं किसी भी समय, लेकिन अभी तक उनके गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। दोपहर में जब कुछ पुलिस अधिकारी जब मीडिया के सामने आए थे, तो उनसे ये पूछा गया कि आपने उनको एज अ विटनेस तो बुलाया है, लेकिन क्या आप उनकी गिरफ्तारी करेंगे या नहीं करेंगे। तो पुलिस अधिकारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था और उल्टा मीडिया को कह दिया कि आप किनारे बैठ जाइए और समय समय पर हम आपको जो जानकारी देंगे वो दे देंगे, लेकिन आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो मीडिया को उनका स्थान बता दिया गया। लेकिन ये जो सवाल है कि क्या आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब इधर एक तरफ एसआईटी आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका जो लखीमपुर खेरी में जो लोकल ऑफिस है, वहां पर काफी समर्थकों की भीड़ जुट गई है। और भीड़ को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा ने कहा है कि ऐसी वैसी कोई बात अगर होती है तो हम आपके साथ हैं। यानी कि जो समर्थक किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं और किसानों को हत्यारा बता रहे हैं, अजय मिश्रा ने यह कहा है कि वो उनका साथ देंगे। यानी कि एक तरफ आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो अपने समर्थकों को अपने जो लोकल उनका ऑफिस है वहां पर उन्हें मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कल अगर आपको ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, द लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स, whoever is involved, what is the message you are sending in normal circumstances? Will the police not go immediately and arrest the accused? It's only words and no actions. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि आपने अभी तक केवल शब्दों के द्वारा रिफ्लेक्ट किया है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन में ये चीज नहीं बदली है। और किसी भी एक ऑर्डिनरी इंसान को आप तुरंत गिरफ्तार कर लेते, लेकिन क्योंकि ये मंत्री का बेटा है, आपने उसको लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं की है। उधर योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि वो किसी के प्रेशर में आकर उनकी सरकार कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इस बात को योगी आदित्य ने कहा है और उन्होंने कहा है कि आरोपों के आधार पर केवल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और
ये बताया जा रहा है कि एसआईटी के पास कुछ 32 सवालों की लिस्ट है। उसमें ये पूछा जा रहा है कि आशीष मिश्रा कहाँ थे जब ये घटना हुई थी, उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर लिया, उसके अलावा वो किससे मिले थे। ये तमाम सवालों की जो एक फेहरिस्त है वो लंबी उनको दी गई है। सूत्रों के हवालों से ये भी पता चल रहा है कि शायद आशीष मिश्रा ने कोई वीडियो भी दिया है, अब उसकी जांच चल रही है। 9 मेंबर्स की ये टीम है अंडर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, जो कि आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है। और पूछताछ करने के साथ साथ सवाल वही बना हुआ है कि क्या आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। लेकिन गिरफ्तारी उस आधार पर होगी कि अगर एसआईटी, जो 9 मेंबर की एसआईटी है, अगर वो उन एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट होती है तो शायद आशीष मिश्रा को छोड़ दिया जाएगा, और अगर उनके सवालों का जवाब ठीक तरीके से नहीं मिलता तो फिर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इधर कांग्रेस काफी हमलावर हो गई है और कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज अमित शाह के निवास स्थान पर भी काफी विरोध प्रदर्शन हुआ और बार बार अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा जा रहा था। आशीष मिश्रा को ये कहा जा रहा था कि वो एक तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आशीष मिश्रा को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा मामला है ये गृह मंत्री का मामला है और गृह मंत्री जूनियर गृह मंत्री हैं, तो अमित शाह भी इसके लिए कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही बनती है। तो इसको लेकर कांग्रेस ने काफी दबाव डालना शुरू कर दिया है और आज इसी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। तो अब देखना यह होगा कि क्या आशीष मिश्रा गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते। लेकिन एक बात तो तय है कि लखीमपुर खीरी के किसान हत्याकांड मामले से बीजेपी इस समय बहुत ज्यादा बैकफुट पर है और वो लोगों में, विपक्ष, मीडिया, आम लोगों का दबाव इतना ज्यादा बन गया है कि अब शायद सिर्फ समय का फेर है और आशीष मिश्रा किसी भी समय गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर न सिर्फ अमित शाह बल्कि मोदी जी को भी इस पर शायद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर एक हत्यारे का वो साथ क्यों दे रहे हैं। क्या मोदी जी ये कह पाएंगे? क्या अमित शाह ऐसे मंत्री का बचाव कर पाएंगे, खासकर एक ऐसे समय में जब यूपी में चुनाव है, कुछ ही महीने दूर है और विपक्ष चारों तरफ से हमलावर हो रहा है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर भी हमारी लखीमपुर खीरी हत्या, जो किसानों का हत्याकांड मामला था, उसी से जुड़ी हुई है और इसको लेकर जो आशीष मिश्रा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, अजय मिश्रा ने इस्तीफा नहीं दिया है, इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा उसने धावा बोल दिया है और जगह जगह ये बोला है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता। राकेश टिकैत ने ये कहा है कि एसयूवी जिन लोगों ने किसानों पर चढ़ाई थी उसी का एक एक्शन रिएक्शन था जिसमें कि 2 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे। और उन्होंने कहा है कि 11 अक्टूबर तक वो लंबा एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। 12 अक्टूबर को जिस दिन उन किसानों की 13वीं है, उस दिन ये कहा जा रहा है कि अगर तब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो फिर वो जगह जगह शहीद किसान यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा भी किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और एक लंबे चौड़े प्रोग्राम का पूरा हवाला दिया है। जैसे कि 12 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा शहीद किसान दशहरा है, उस दिन विजयदशमी का दिन है, तो उस दिन बीजेपी के नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे। रेल रोको को ऑर्गेनाइज किया गया है 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। अक्टूबर 26 को लखनऊ में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और उधर कांग्रेस भी इन किसानों का साथ दे रही है और चारों तरफ से हमला बोल रही है। और यानी कि कुल मिलाकर किसानों का तो ये मुद्दा है ही, क्योंकि इसमें 4 किसानों की मौत हुई थी। तो किसान ऑलरेडी अपना जो आंदोलन कर रहे थे तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर और साथ में अब जो इन किसानों की मौत हुई है उसको लेकर किसान एकजुट हो गए हैं, विपक्ष हमलावर हो गया है, मीडिया ने हमला करना शुरू कर दिया है। यानी कि चारों तरफ से और आम लोगों का भी एक बहुत ही एक अजीब सी राय बन रही है सरकार के बारे में कि आखिर एक हत्यारी सरकार और एक हत्यारा मंत्री कैबिनेट में कैसे रह सकता है। और इसके अलावा एक हत्यारा बेटा जिसका फादर गृह राज्य मंत्री है,
वो कैबिनेट में कैसे रह सकता है, यानी कि नैतिकता के आधार पर बार बार अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रहा है। न केवल संयुक्त किसान मोर्चा बल्कि मीडिया, विपक्ष, सब तरफ से इस समय सरकार घिरी हुई है और किसानों को एक तरीके से लखीमपुर खेरी का जो पूरा हादसा था उसने किसान आंदोलन को और ज्यादा एकाग्रित कर दिया है। किसान और एकजुट हो गए हैं और मुझे ये लग रहा है कि यहां से अब कोई भी किसान पीछे हटने वाला नहीं है और अगर पीछे नहीं हटता तो ये योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए, गृह मंत्रालय के लिए ये अच्छे सुर नहीं है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस की है और लोकसभा एमपी जो बहरामपुर के हैं अधीर रंजन चौधरी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है और जिसमें ये कहा है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस समय नहीं बन रही है, क्योंकि जो सुर में उन्होंने बात किया है उससे ये लगता है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को कांग्रेस से बिल्कुल अलग कर दिया है, जो भी एक विपक्ष एकजुटता की जो बात हो रही है। और अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कांग्रेस एम बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अपनी ओर खींच रहा है। जैसे हाल में सुष्मिता देव ने टीएमसी ज्वाइन किया, गोवा के जो लीडर हैं लुजिनो फिलेरो, उन्होंने भी टीएमसी ज्वाइन किया था। तो उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि ममता इज टर्निंग कांग्रेस इनटू कांग्रेस एम और 2024 के लिए ये सारे नेताओं को अपनी तरफ खींचकर तृणमूल कांग्रेस और 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि ममता एकदम मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रही हैं और जो सत्ता हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो इस समय कर रही हैं। विपक्षी एकजुटता को वो तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। शी इज ड्राइविंग अ वेज इन द कोएलिशन। और साथ में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की औकात भी उनको बताई कि देखिए ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने जो राजीव गांधी के बल पर आगे बढ़ी थी, फिर उसके बाद उनको एक कैबिनेट पोर्टफोलियो भी दिया गया यूपीए के राज्य में, और वही ममता बनर्जी आज कांग्रेस के पीठ में छुरा खोप रही हैं। इस बात को अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है और इसीलिए क्योंकि वो बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से उनकी अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छी बनती है और इसी वजह से कांग्रेस एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। और आपको बता दें कि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनको फेवर करती हुई इस समय बीजेपी की सरकार है, क्योंकि क्या वजह थी कि जो भीम पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है उसको पहले लखीमपुर खेरी जाने की इजाजत दी गई थी। तो कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस से पे बरसे थे। आपको ध्यान होगा कि जिस समय ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ चल रही थी सीबीआई की, तो उस समय उसके बाद वो कांग्रेस पर काफी हमलावर हुए थे और एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस की कोशिश रही है कि वो अपने आप को कांग्रेस से अलग रखे। मॉनसून सेशन में भी कुछ ऐसे ही संकेत दिखे थे। तो ये जो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, तृणमूल कांग्रेस भले ही इस समय एकला चलो रे कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि जिस कांग्रेस पार्टी के पास 44 एमपीज हैं, क्या उनके बिना विपक्ष का जो एक थर्ड फ्रंट है या फेडरल फ्रंट है, आप जिस भी फ्रंट का उसको नाम दें, क्या वो मुमकिन है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर ममता बनर्जी एकला चलो रे में कितनी सफल हो पाएंगी? लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को बिल्कुल साफ किया अपने इस इंटरव्यू से कि कांग्रेस इस समय तृणमूल के साथ नहीं दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और कांग्रेस ने इसको बहुत अच्छे सुर में नहीं लिया है। फिलहाल कांग्रेस भी इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है, क्योंकि पंजाब में आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। हालांकि कांग्रेस इस समय यूपी में काफी जिंदा दिल नजर आ रही है और खासकर लखीमपुर खेरी मामले के बाद जब प्रियंका गांधी ने पूरी अपनी जो कमान है वो अपने हाथ में ले ली है। अब CWC भी बुलाई जा रही है और तमाम उन मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जो ये लड़ाई है ये थमने वाली नहीं है, क्योंकि अगर अधीर रंजन चौधरी इस बात को कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज ट्राइंग टू इंड्यूस लीडर्स फ्रॉम द कांग्रेस, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि ये चीज कांग्रेस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब चौथी खबर में बात करते हैं क्रूज ड्रग्स मामले की, जिसमें कि जो एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और जो कॉर्डिलिया ड्रग्स केस था, क्रूज ड्रग्स केस, उसमें
नवाब मलिक लगातार ये कहते आ रहे हैं कि 11 लोगों को एनसीबी ने अरेस्ट किया था, लेकिन 3 लोगों को छोड़ दिया। और ये 3 लोग कौन हैं? एक ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला। इनको हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। अब ऋषभ सचदेव कौन है जिनको छोड़ा गया? आरोप ये लगा रहे हैं नवाब मलिक कि ऋषभ सचदेव बीजेपी जो लीडर हैं मोहित कंबोज, ये उनके रिश्तेदार हैं, उनका साला है, और इसलिए एनसीबी ने ये कहा है कि सबूतों का अभाव था और इसलिए उनको छोड़ दिया गया। अब नवाब मलिक का ये कहना है, लगातार वो हमलावर है एनसीबी को लेकर। उन्होंने कहा कि मनीष भंसाली और केपी गोसावी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि ये जो बीजेपी के जो वर्कर्स हैं ये आखिर एनसीबी की रेड के साथ क्या कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को उन्होंने, जो एनसीबी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद अदालत में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बताया है। तो ये जो लगातार हमलावर हो रहे हैं, इसको लेकर एनसीबी के जो डिप्टी डीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने कहा है कि एनसीबी एक इंडिपेंडेंट संस्था है और ड्रग्स जिसके जिसके पास से मिले थे उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सबूतों के आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार नवाब मलिक एनसीबी पर हमलावर हो रहे हैं और एक तरीके से केंद्र सरकार पर हमला है ये, क्योंकि एनसीबी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो केंद्र सरकार के निर्देशन पर काम कर रही है। और तीसरा जो एक आरोप नवाब मलिक लगातार लगा रहे हैं कि मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री की छवि को खराब करने का काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है और ये शायद केंद्र सरकार के निर्देशन पर किया जा रहा है, ऐसा नवाब मलिक का आरोप है। और लगातार वो हमलावर हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? बॉलीवुड की छवि तो धूमिल हो ही रही है। शाहरुख खान जो एक खास समुदाय से आते हैं, लोग कह रहे हैं कि उनको निशाने पर लिया जा रहा है। तीसरा एक आरोप लग रहा है कि अदानी मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स भारी संख्या में बरामद हुआ था, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस एक फर्जीवाड़े को रचा गया, जिसमें कि आर्यन खान को जेल के सलाखों के पीछे दिया गया और बोला कि इनकी ड्रग पेडलर्स और स्मगलर्स से इनकी साठगांठ है। तो ये सारा जो एक जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा रचा गया है, जैसा कि नवाब मलिक कह रहे हैं, वो सवाल खड़े करता है अपने आप में। क्योंकि जब सुशांत सिंह मामला जब आया था तो रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनको भी इसी तरीके से फंसाया गया, वो जेल में रही और उसके बाद वो स्कॉट फ्री होकर बाहर निकली। लेकिन इस बीच जिस तरीके का मानसिक तनाव, मीडिया ट्रायल, ये तमाम चीज़ों से जो जिसके ऊपर जो बीती है और वो गुजरता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरीके का मीडिया ट्रायल, एनसीबी की जांच की निष्पक्षता पर खड़े सवाल और केंद्र सरकार का इन पूरे प्रकरण में रोल, ये सब इस समय संदेह के घेरे में आता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। खबर हमारी पाकिस्तान को लेकर है। अब आपको बता दें कि जैसे भारत में जब कैबिनेट रिशफल होता है तो वो एक बहुत बड़ी खबर होती है और ये कहा जाता है कि जिस भी मंत्री का फेरबदल होता है या जिस मंत्री को कैबिनेट नया मिलता है, उससे ये पता चलता है कि किसकी चल रही है, क्या प्राइम मिनिस्टर की चल रही है या किसी और की चल रही है। तो एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिखता है। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी आर्मी चीफ के जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हैं या फिर आर्मी ऑफिशियल्स के जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स होते हैं, वो पाकिस्तान में एक बड़ी खबर माना जाता है और ये माना जाता है कि आर्मी चीफ की चल रही है या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। अब इसी खबर की प्रकरण में खबर ये आई थी कि जो आईएसआई चीफ हैं फैज हामिद, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज कॉप्स कमांडर, जो कि एक रूटीन ट्रांसफर है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन इस समय मिल रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नॉर्मल तौर पर जब आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट होता है तब उसको लेकर जो एक सील ऑफ अप्रूवल है वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आता है। लेकिन फैज हामिद के केस में ऐसा बताया जा रहा है और पाकिस्तान के जो अगर आप यूट्यूब चैनल्स देखें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जारी नहीं हुआ है, जबकि पहले दिन एक प्रेस रिलीज जारी हो गई थी जिसमें कि ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर और जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर बाजवा, उनकी रजामंदगी से हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया और जो रिपोर्टर्स थे, वहां के जो जर्नलिस्ट थे, उनको ये ऐसा एहसास हुआ कि शायद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, शायद उनको ये चीज़ राज नहीं आई है और उनके सिग्नेचर्स नहीं हुए हैं, जबकि आमतौर पर इसके सिग्नेचर्स होते हैं। तो और ये तमाम पोस्टिंग्स को भी लेके था, जैसे कि पेशावर का कोर कमांडर कौन बनेगा, उसके अलावा क्वेटा का कौन होगा, कराची का कौन होगा, तो ये सारे और डीजी आईएसआई कौन बनेगा, इसको लेकर इस समय काफ़ी
हलचल इस समय पाकिस्तान के मीडिया सर्कल्स में, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की आर्मी एक बार फिर से कू करेगी, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की आर्मी और इमरान खान दोनों एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक गतिरोध पाकिस्तान के आर्मी चीफ और इमरान खान के बीच में बना हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी अनवांटेड थी, एक ऐसे समय में जब मॉनेटरी फंड्स को लेकर पाकिस्तान जूझ रहा है और उनको एक्सप्लेनेशंस देने थे। तो ये सिविल वर्सेस आर्मी की जो लड़ाई थी ये अनवांटेड थी और ये ठीक नहीं थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जितने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं वो ये सोच कर आते हैं कि आर्मी चीफ जो भी बनेगा ये उनकी चॉइस का होगा। लेकिन आर्मी चीफ की पोजीशन पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस तरीके की है कि जब शख्स आर्मी चीफ बन जाता है तो उसको फिर आर्मी की ही सुननी पड़ती है, ना कि पाकिस्तान के सरकार की। और मिसाल के तौर पर जैसे कि नवाज शरीफ ने 5 आर्मी चीफ्स को अपॉइंट किया था और 5 आर्मी चीफ्स ने नवाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की थी। तो अगर फैज हामिद की अगर हम बात करें तो वो इस समय इनके इमरान खान के बहुत ज्यादा करीब नजर आते हैं, लेकिन करीब नजर आने का मतलब ये नहीं कि जो 2023 के वहां पर चुनाव होने हैं फैज हामिद उनका इसमें साथ देंगे। ये सारे इस समय बड़े सवाल हैं लोगों के बीच में, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान में एक और कू हो जाए, तो उसकी शंका से हम उसको ओवर रूल नहीं कर सकते अब। लेकिन फिलहाल जो एक गतिरोध इस समय आप पाकिस्तान की आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीच में है, तो ये देखना होगा कि ये जो गतिरोध है ये कितने दिन चलता है और गतिरोध से क्या होगा। और अगर ये कू होता है तो एक बार पाकिस्तान में फिर से अस्थिरता का जो एक दौर है वो आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इमरान खान प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इस समय उनके और आर्मी चीफ के बीच में। तो अब देखना ये होगा, और ये सारे डिफरेंसेस एक ऐसे समय में आए हैं जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान के शासन में पाकिस्तान की एक अहम भूमिका नजर आ रही है। तो ऐसे में फैज हामिद जो कि कॉप्स कमांडर इस समय उनको नियुक्ति की गई है, उसके लिए नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी किया गया है, इसको लेकर तमाम हलचल पाकिस्तान के कॉरिडोर्स में बनी हुई है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही, और आप देखते रहिएगा सुनिए सच। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सत्य हिंदी। और एक बार फिर से चलते चलते बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद और जिस समय ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, किसी भी समय ये खबर आ सकती है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर खीरी के हत्याकांड आरोपी आशीष मिश्रा को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।